साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि हम सीएसआईआर के पीवाईक्यूज़ को सॉल्व कर रहे थे, उसी के क्रम में कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके जून 2021 के हैं, उनको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन आईडी जो है ये आपकी 37 है। फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका पेपर कंडक्ट हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। जून 2021 फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका पेपर कंडक्ट हुआ है, ये वहाँ के क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन डिज़ाइन किया है, जिसमें आपको इम्यूनोलॉजी और बायोटेक दोनों का फ्लेवर देखने को मिलेगा। और इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से बायोटेक के एंगल से ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका सही होगा। अगर आप प्योर इम्यूनोलॉजी यहाँ पे सोचेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसको देखिएगा बहुत ध्यान से कि एक ब्रेक थ्रू है इन द कैंसर की थेरेपी में इज एक्सपेक्टेड वेयर द टी सेल्स आर टेकन फ्रॉम द पेशेंट। कहने का मतलब है कि कोई पेशेंट है, उसके बॉडी से हमने क्या किया है, टी सेल को आइसोलेट किया है, फिर हमने इसको मॉडिफाई किया है इन द लेबोरेटरी में, जो कैंसर सेल्स को अटैक कर सके, मतलब कि आपकी कैंसर सेल्स को मार सके। तो इसको हमने क्या किया है, इस टी सेल्स को हमने लैब में कुछ इसमें मॉडिफिकेशन कर दिया है। और जिस मॉडिफिकेशन होने के बाद क्या हुआ है कि वापस से जो ये आपका टी सेल है, जिसको हम बोल देते हैं कि ये आपका मॉडिफाइड है, अब इस टेस्ट टी सेल्स को हमने क्या किया है कि री इन्फ्यूजन कर दिया है पेशेंट में। अब हमने इस वापस से इस टी सेल्स को पेशेंट में डाल दिया है। तो बस आपसे सिंपली यहाँ पे पूछा गया है कि इस टी सेल्स को क्या कहोगे। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आप इसमें ऑप्शंस में जाएँगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे जो आपने मॉडिफिकेशन किया है, तो ये आपके कैंसर के एंटीजन को मारेगा, या जो भी चीज़ें यहाँ पर होगी तो आप इसको कैंसर एंटीजन रिकॉग्नाइजेशन टी सेल्स बोल दें। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। अब इसमें जो आपको एक कॉमन सेंस लगाना है वो ये लगाना है कि जब आप बायोटेक पढ़ते हैं और बायोटेक में आप कभी भी किसी मॉलिक्यूल्स को जब आप मिक्स करके किसी और 2 मॉलिक्यूल से, मान लो कि सपोज़ अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल लूँ, अगर 2 सेल्स को आप मिक्स कर दो या 2 सेल्स के अगर आप डीएनए को मिक्स कर दो, तो आप उसको एक टेक्निकली वर्ड देते हैं, जिसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, काइमेरिक बोलते हैं। बस इसी वर्ड में ये आंसर छुपा हुआ था। तो ये जो आपकी सेल्स बनी है, ये आपकी काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल्स बनी हुई हैं, राइट। अब चूंकि यहाँ पे आपको काइमेरिक वर्ड ढूंढना था, काइमेरिक वर्ड आपको यहाँ पे 2 जगह मिल जाएगा। बाकी चीजों को आप काट दीजिए। बाकी मोस्टली स्टूडेंट्स ने कैंसर एंटीजन रिकॉग्निशन टी सेल्स टिक किया होगा, बट ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। आपको काइमेरिक वर्ड यहाँ पे लगाना है। और चूंकि आप टी सेल्स में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे बी सेल्स का कोई लोचा आएगा नहीं। तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा, और जो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा वो आपका काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल्स जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन आईडी आपकी 37 है और इसका राइट आंसर आपका 146 बनेगा। तो आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो बढ़िया क्वेश्चन था। बाकी ठीक है, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस में डाउट भी लगे तो आप ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ भी सकते हैं, बट फिर भी बहुत ही ध्यान से करिएगा। इसके बाद अगर मैं आगे चलता हूँ, जिस तरीके से सेल सिग्नलिंग बहुत पढ़ा दिया है और उसी के रिगार्डिंग तो क्वेश्चन आना ही आना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपका साइटोप्लाज्मिक डोमेन ऑफ द रिसेप्टर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन डज नॉट फंक्शन एज टायरोसिन काइनेज का काम नहीं करता, यानी कि कौन सा ऐसा पर्टिकुलर आपको पहचानना है जिसमें आपके पास टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी नहीं होती है। तो अगर आपने इंसुलिन हमारे साथ पढ़ा होगा, तो इंसुलिन में मैं आपको बताया ही हूँ कि आपका रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज होता है। प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स भी आपके उसी फैमिली में आ जाएंगे। एपिडर्मल भी लगभग आपकी वही वाली स्टोरी होती है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा वो आपका एसाइलोग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। ये जो होती हैं ये आपकी नॉट फंक्शन एज ए टायरोसिन काइनेज के तरीके से कार्य नहीं करती हैं। तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो आपका 140 जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। बाकी सेल सिग्नलिंग में आपको जितने भी जीपीसीआर के एग्जाम्पल हैं, टायरोसिन काइनेज के एग्जाम्पल हैं, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत किया है, और थायराइड हार्मोन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इवन हमने इसको आईसीएमआर के टाइम पे मैंने आपका कवर करा दिया है। तो जो मोटी-मोटी बातें हैं वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। बाकी इसकी बायोसिंथेसिस मेरे तरफ से रह गई है, बट फिर भी कोई बहुत हाई-फाई नहीं है। इसी क्वेश्चन के साथ मैं आपको बता दूँगा। और उसी से ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ टायरोसिन रेसिड्यू इन द थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। तो ये चीज मैंने आपको बताया था कि जब आप थायराइड की बायोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो एक आपको प्रिकर्सर चाहिए होता है। जब आपने कभी अगर बायोसिंथेटिक पाथवे जब आप पढ़ोगे, उसमें अगर आप ग्लाइकोजन की बायोसिंथेसिस भी अगर आप पढ़ोगे, तो वहां पर भी आपको एक प्रिकर्सर प्रोटीन चाहिए होता है जिसपे ग्लूकोज के रेसिड्यू आके लगते हैं। तो मैं आपको केवल उसका नाम यहाँ पे बता देता हूँ। वो जो होता है वो आपका ग्लाइकोजेनिन एक आपकी प्रोटीन होती है, याद रख लेना। और नहीं होगा तो एक बार गूगल पे सर्च करके इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। तो जब आप इसकी बायोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो आपको एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल चाहिए होता है जिसको हम ग्लाइकोजेनिन बोलते हैं, राइट। इसी तरीके से जब आप थायराइड की बायोसिंथेसिस करते हैं तो आपको एक थायरो मॉलिक्यूल चाहिए होता है जिसको हम थायरोग्लोबुलिन कहते हैं, जिसपे आपके मॉलिक्यूल्स अटैच होते जाते हैं।
तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या होता है, तो जनरली क्या होता है कि जब आप कभी भी थायराइड हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं तो आपने थायराइड में जब उसकी डिजीज भी जो होती है उसमें घेंगा रोग होता है या ग्वाइटर होता है, तो हमेशा कहा जाता है कि हमेशा ही आप आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करें। तो पहली नज़र में जब आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि आयोडीन जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा, बट ऐसा नहीं है। जब आप इसके बायोसिंथेटिक पाथवे की तरफ अगर आप मूव करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, 2-4 चीज़ें इसी में ही हम समझते हुए चलेंगे। जो आपका थायरोग्लोबुलिन जो होता है, ये इसका प्रिकर्सर होता है। यहाँ पे टायरोसिन के ऊपर ये लगा होता है। प्रिकर्सर जब भी हम बात करते हैं कि थायराइड का जो प्रिकर्सर होता है, वो आपका टायरोसिन अमाइनो एसिड होता है। ये बात याद रखिएगा। फिर यहाँ पे एक एक्टिवेटेड आयोडीन आपको चाहिए होता है, जो यहाँ पे आई प्लस कंडीशन में है। अब यहीं पर ही सारा आंसर छुपा हुआ है, और इस तरीके से यहाँ पे मॉडिफिकेशन होता रहता है, जिससे आपके T3 और T4 आपको देखने को मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो T3 होता है वो आपका ट्राई आयोडोथेरोनिन है, और जो थायरॉक्सिन जो आप बोलते हैं वो एक्चुअल में आपका क्या होता है, T4 होता है। यहाँ से भी क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बन सकते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना बेटा। इसके बाद ये जो रिएक्शन होती है, बाकी इसी चीज़ों को हम थोड़ा-सा और प्रोटियोलिसिस हो जाता है, जब ये आपकी स्टैंडर्ड में क्या हुआ कि आपके थायरोग्लोबिन पे अमाइनो एसिड टायरोसिन लगा हुआ है। इसी पर ही मॉडिफिकेशन हुआ, 1 आयोडीन लग गया तो ये मोनो आयोडो टायरोसिन हो गया, 2 लग गया तो ये आपके 2 आयोडो टायरोसिन हो गए। अब इसी में क्या होता है, मॉडिफिकेशन अगर आप देखते जाओगे तो ये क्या होता है कि आपका ट्राई आयोडोथेरोनिन बन जाता है, जिसको हम T3 बोलते हैं, और ये आपका टाई 4 बन जाता है। मतलब 2 बार और रेसिड्यू यहाँ पे आके लगते हैं। 1 आयोडीन का रेसिड्यू यहाँ लगा, अब एक बार 2 मॉलिक्यूल्स आके यहाँ पे लगेंगे। तो ये आपका बेसिक स्टोरी है। अब चूंकि अभी ये जो मॉलिक्यूल है आपका T3 मॉलिक्यूल है, ये आपके थायरोग्लोबिन के साथ जुड़ा है। तो जब आप इसकी और सिंथेसिस करते हैं तो आपको क्या चाहिए कि आपको थायरोग्लोबिन हटा देना है। तो इसके लिए यहाँ पर एक स्टेप होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटियोलाइसिस बोलते हैं। भाई ये प्रोटीन तरीके का मॉलिक्यूल है, थायरोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो इसको हटाने के लिए क्या करोगे, प्रोटियोलाइसिस करोगे, यानी कि प्रोटीन को तोड़ोगे। तो जब आप इसको तोड़ते हैं तो अब ये अलग हो जाता है, और आपको T3 और T4 जो होता है वो देखने को मिल जाता है। ये आपकी एक बेसिक स्टोरी है। अब होता क्या है कि आपको फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव आयोडीन, जब आप इस पूरे प्रोसेस को पढ़ते हैं तो आपको आयोडीन को एक्टिवेट करना होता है, क्योंकि नॉर्मल आयोडीन क्यों रिएक्शन करेगा। तो द कन्वर्जन ऑफ आयोडीन माइनस टू एक्टिव आयोडीन इज एसेंशियल स्टेप फॉर इनकॉर्पोरेशन इनटू द थायराइड हार्मोन। थायराइड ही आपका एक ओनली टिश्यू है दैट क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज आयोडीन माइनस एज ए हायर वैलेंस स्टेट में क्या कर सकता है, इसको आप कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइज करता है। यहीं पर ये आपका आंसर छिपा हुआ है, जो कि यहाँ पे लिखा है। जिस रिएक्शन में आपको H2O2 की आपको चाहिए होगा, ठीक है, और कैटालाइज करता है थायरोपेरोक्सीडेज आपका एंजाइम होता है, इसका नाम याद रखिएगा। और ये जो रिएक्शन होती है वो आपकी NADPH डिपेंडेंट रिएक्शन होती है, यानी कि इस केस में आपको NADPH को फैक्टर के तौर पे चाहिए होगा। बाकी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब आप पढ़ते हैं तो वो क्या करता है, प्रमोट करता है ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन को टू एक्टिव आयोडीन में बदलने के लिए। और जो आपके एंटी थायराइड ड्रग्स होते हैं, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा किया हुआ था, तो यहाँ पे आप उनका नाम याद रख लीजिएगा। जैसे आपके थायोयूरिया होते हैं, थायोरेसिल होते हैं, मेथिनजोल होते हैं, ये आपके एंटी थायराइड हार्मोन्स होते हैं जो इसको इनएक्टिवेट करते हैं। तो यानी कि आपको किस स्टेज में चाहिए, आपको ऑक्सीडाइज्ड आयोडीन चाहिए होता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा बेटा, वो हमारा क्या बनेगा, ऑक्सीडाइज्ड आयोडीन बनेगा। अगर आप इसको समझना भी चाहो तो जैसे कि ये रिएक्शन अगर मैं इसको साफ करके अगर आपको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में भी अगर मैं इसको आपको समझा दूं तो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या है, अगर सिंपल सी कहानी मैं आपको बताना चाहूँ, तो आयोडीन माइनस जो है वो आपका किस में कन्वर्ट हुआ है, आई प्लस में कन्वर्ट हुआ है। जब कभी भी किसी के पास निगेटिव चार्ज होता है, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्लस साइन आने का मतलब है इसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। और जब कोई चीज अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज ही तो फॉर्म बोलेंगे। भाई यही तो कहोगे कि और कुछ कहोगे, जब कोई चीज गेन करता है इलेक्ट्रॉन को तब हम उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। तो बस आप यहाँ से भी इस क्वेश्चन का आंसर समझ सकते हैं। बाकी आप ये जो डायग्राम है ये आपको यू सत्यनारायण की बुक में मिल जाएगा। बायोकेमिस्ट्री की बहुत डिसेंट बुक है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि आप बायोसिंथेटिक पाथवे लेलिंजर तो आपकी है ही है, बट उसके अलावा अगर आप देसी बुक में अगर आप जाएंगे तो आप भारतीय राइटर की बुक है यू सत्यनारायण, आप उसमें से उठा लीजिए। बहुत सारी चीजें जो आपको कहीं नहीं मिलेगी वो आपको यू सत्यनारायण में मिलेगी। तो इसका जो आपका राइट आंसर आपका बनेगा बेटा, वो आपका ऑक्सीडाइज्ड आयोडीन होगा। तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई। बाकी 2-4 चीजें तो हमने इसके बारे में कवर कर रखा है, तो 3-4 बातें मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या नोट डाउन करके जाना है। पहली चीज,
टायरोसिन जो है वो इसका प्रिकर्सर है, थायरोग्लोबिन हमने समझ लिया, एक मॉलिक्यूल चाहिए जो इसका प्रोटीन है, बाकी बीच में आपकी प्रोटियोलाइसिस होती है, H2O2 हमें यहाँ पे चाहिए और हमें क्या-क्या चाहिए NADPH मॉलिक्यूल हमें चाहिए होता है। बाकी हम एंटी थायो मॉलिक्यूल्स के बारे में भी हम उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी, 3 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे देख लिए। इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि अभी हमने मेगा रिवीजन में कवर किया है, बस यहाँ पे थोड़ा-सा इन्होंने मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछ लिया है। हालाँकि ये क्वेश्चन अगर आप डिटेल में जब आप लेलिंजर बुक अगर उठा के पढ़ोगे तो वहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, उसी से क्वेश्चन आपका डिराइव हुआ है कि आयरन सल्फर के क्लस्टर हैं जो कि की प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करने का काम करते हैं, ये किसमें नहीं पाए जाते हैं? कैरी करते हैं एक्सेप्ट ऑल इन द बिलो एक्सेप्ट यानी किसमें नहीं होता है। तो ये जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं अगर आप इसमें गौर करेंगे तो ये आपका कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेकंड है, ये आपका कॉम्प्लेक्स थर्ड है और बीच वाला ये 4 है सॉरी और ये वाला आपका कॉम्प्लेक्स थर्ड है। तो ये वाली कहानी है। अब आप इसमें बहुत दूर नहीं जाना है, आपको लेलिंजर की बुक उठानी है और वहाँ पे आपको एक डायग्राम आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पे द प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये आपका कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है जिसको हम प्यार से एनएडीएच बोलते हैं। सेकंड आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज होता है, थर्ड आपका यूबिक्विटिन वाला हो जाता है और फोर्थ आपका साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है। बाकी इनका मॉलिक्यूलर वेट है, कितने सब यूनिट्स होते हैं इस चार्ट से ये भी ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा सब यूनिट की अगर मैं बात करूं तो 43 सब यूनिट जो होती हैं वो आपके एनएडीएच की होती है। बाकी अगर आप इसमें जाओगे आयरन सल्फर के क्लस्टर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ देखने को मिल रहा है, लेकिन चौथे कॉम्प्लेक्स में आपको आयरन सल्फर का क्लस्टर नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको कॉपर के मॉलिक्यूल्स देखने को मिल रहे हैं। तो बस यही पर जो था वो आपका आंसर छिपा हुआ है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो यानी कि कॉम्प्लेक्स 4 मुझे पहचानना है तो मैं क्या करूंगा, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज यानी कि 111 जो होगा, क्वेश्चन आईडी आपकी 28 है और 111 जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई। तो बहुत ही कुछ ऐसा नहीं है कि ये पेपर आपके बहुत ही मतलब आपके आउट ऑफ सिलेबस आता है, सारी चीजें आपकी बड़ी बुक में दी हुई है, बस आपको समय निकाल कर अपने स्टैंडर्ड बुक को रीड आउट करना है। राइट। अब थोड़ा-सा अगर मैं आगे बढ़ता हूँ और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन जो कि आपके बायोमेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट का है, ठीक है? ये भी आपको लेलिंजर में ही फिगर से सीधा क्वेश्चन डिराइव करके पूछा गया है कि आपका क्वेश्चन आईडी आपका 27 है कि यूकैरियोटिक सेल्स में कोवैलेंटली अटैच्ड लिपिड होते हैं जो उनको एंकर करने के काम आते हैं सम वाटर सॉल्युबल प्रोटीन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वन ग्रुप ऑफ साइटोसोलिक प्रोटीन आर एंकर्ड टू द साइटोसोलिक फेस ऑफ द मेम्ब्रेन बाय फैटी एसाइल ग्रुप जो कि आपके माइरिस्टेट होते हैं या पाल्मिटेट होता है। ये आपने पढ़ा होगा, पाल्मिटेट की बायोसिंथेसिस हमने पढ़ते हैं फैटी एसिड में। ये आपका 16 कार्बन होता है। माइरिस्टेट आपका कितने कार्बन का होता है ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। इसके बाद दीज ग्रुप्स आर जनरली कोवैलेंटली अटैच्ड होते हैं विच अमाइनो एसिड प्रेजेंट एट द एंड टर्मिनस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। कहने का मतलब है कुल मिला के सेल्स इंटरेक्शन के लिए या लिपिड के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कुछ प्रोटीन के साथ लगे हुए होते हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि आपके माइरिस्टेट जो मॉलिक्यूल होता है इसमें कौन से अमाइनो एसिड जो होता है वो उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये मैंने आपको डायग्राम लगा दिया है। थोड़ा-सा इसी में ही हम 2-4 बातें और देख लेते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि आपके लिपिड लिंक्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आपकी सरफेस में पाए जाते हैं। तो ये आपका लिपिड की बाइलेयर हो जाती है, ये आपका इनसाइड है, ये आपका आउटसाइड है। जनरली क्या होता है जो आपके पाल्मिटिल ग्रुप होते हैं वो आपके सिस्टीन या सीरीन से अमाइनो एसिड से लिंक होते हैं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उन्होंने माइरिस्टिल ग्रुप का पूछा है जो कि आपके ग्लाइसिन से अटैच है। फ्रेंसाइल याद रखिएगा जो कि आपका ग्रेनाइल ग्रेनाइल ग्रुप होता है, ये भी आपके सिस्टीन ग्रुप से अटैच होता है सी टर्मिनल पे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक चीज जो आपको इसमें पूरे फिगर में जो आपको अनयूजुअल चीजें देखने को मिलेगी, सारी प्रोटीन्स जो है वो आपकी इंट्रासेलुलर है, लेकिन यहाँ पर एक प्रोटीन जो है वो आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर पाई जाती है और ये आपकी जीपीआई एंकर होती है। तो ये आपको याद रखना है, जीपीआई एंकर आपके बॉडी के या आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस में आ जाती है। राइट। अब इस फिगर का एक्सप्लेनेशन मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बता देता हूं ताकि अगर इससे कोई और भी क्वेश्चन अगर आपका डराइव होता है तो उसको आप कर सकें। तो कोवैलेंटली अटैच लिपिड एंकर मेम्ब्रेन प्रोटीन टू द लिपिड बाइलेयर ए पाल्मिटिल ग्रुप इज शोन अटैच बाय थायोईस्टर लिंकेज होता है। थोड़ी अगर कोशिश करिएगा तो इस पैराग्राफ में जो लिंकेज है ना उनको भी याद कर लेना, ठीक है? उससे क्या होगा कि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। राइट। तो ये आपका क्या होता है कि थायोईस्टर लिंकेज हो जाता है जो कि आपके सिस्टीन रेसिड्यू से करेगा। एंड माइरिस्टिल ग्रुप जो होता है वो जनरली अटैच होता है अमाइनो टर्मिनल ऑफ द ग्लाइसिन से। यहीं से आपका क्वेश्चन डिराइव किया गया है। टिपिकली ऑफ ए प्रोटीन दैट आल्सो एज ए हाइड्रोफोबिक ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट होते हैं और आपको पता है कि जब भी आपके हाइड्रोफोबिक सेगमेंट्स होते हैं तो उनके 15 से 20 कार्बन 15 से 20 रेसिड्यू होंगे। और इसके अलावा फ्रेंसाइल और ग्रेनाइल, जब आप कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पे आपको मिलेगा फ्रेंसाइल और ग्रेनाइल ग्रेनाइल, ये आपके ग्रुप अटैच
होते हैं जो कि आपके फ्रेंसाइल 15 कार्बन का होता है और ग्रेनाइल ग्रेनाइल जो होता है वो आपके 20 कार्बन का कंपाउंड होता है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। द कार्बोक्सी टर्मिनल सिस्टीन इज इनवेरिएबली मेथाइलेटेड। इसके बाद जो आपका जीपीआई होते हैं जो कि आपके ग्लाइकोसिल फॉस्फेटिडिल आइनोसाइटोल्स एंकर जो होते हैं आर डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फेटिडिल आइनोसाइटोल के डेरिव होते हैं जो हमने अभी आपको सेल सिग्नलिंग में आपको पढ़ाया है। विच द आइनोसाइटोल बियर ए सॉल्ट ओलाइगोसैकेराइड यहाँ पे लगा होता है। ये आप देख सकते हैं शुगर के मॉलिक्यूल है मैनोज 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 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जो कि कोवेलेंटली अटैच होते हैं टू द कार्बोक्सी टर्मिनल रेसिड्यू ऑफ ए प्रोटीन यानी कि सी टर्मिनल पे ये आपके अटैच होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉस्फोइथेनोलामाइंस के साथ जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन ऑलवेज ऑन द एक्स्ट्रा सेलुलर फेज ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट टाइम यहां से क्वेश्चन आपका डराइव होगा कि कौन सी आपकी प्रोटीन है जो कि आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है। तो आप क्या करेंगे उसमें जीपीआई आंसर करेंगे। फ्रेंसाइलेटेड एंड पालीमेटाइलेटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन आर फाउंड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड माइरिस्टोलिक प्रोटीन्स हैव डोमेन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आप इनकी और गहराई में जाके देखेंगे तो जो आपकी फ्रेंसाइल होती है प्रोटीन या आपकी जो पाल्मिटोइल होती हैं वो आपकी जो प्रोटीन्स होती हैं वो इनर सरफेस पे पाई जाती है और जो आपकी माइरिस्टिल प्रोटीन्स होती है वो आपकी थोड़ी बहुत इनसाइड आउटसाइड दोनों जगह होती है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा भी ये पर्टिकुलर चीज बाउंस मारा हो बट मेरे बताने का मतलब ये था कि अगर आप सिंपल सी कहानी आप इतना समझ लो अगर मैं इसको क्लीन कर दूं बाकी जो इसमें इंपॉर्टेंट बताया है उसको तो आप नोट डाउन कर ही लेना। सिंपल सी कहानी बेटा ये है कुछ आपके लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कोवेलेंटली अटैच होते हैं प्रोटीन से। मोस्टली जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं वो आपकी इनसाइड होती है। एक आपकी जीपीआई एंकर है जो आपकी आउटसाइड है। ये बात याद रखना है। कोवैलेंटली अटैच होते हैं। इसके बाद आपकी पाल्मिटाइल ग्रुप जो आपकी फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस करके लाते हो उसको यहाँ पे अटैच कर दिया जाता है सिस्टीन रेसिड्यू से। माइरिस्टिल ग्रुप जो अटैच करते हैं वो ग्लाइसिन से अटैच करते हैं और फ्रेंसाइल ग्रुप जो होते हैं वो भी आपके सिस्टीन से ऐड करते हैं। बाकी कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस पढ़ोगे तो वहां पे आपको फ्रेंसाइल और ग्रेनाइल ग्रेनाइल आपको देखने को मिलेगा। तो जो आपका फ्रेंसाइल होता है ये आपका 15 कार्बन का कंपाउंड होता है। ग्रेनाइल ग्रेनाइल जो होता है ये आपका 20 कार्बन का कंपाउंड होता है। बस आपको इतना बात याद रखना है। बाकी नेक्स्ट टाइम अगर यहाँ से क्वेश्चन फंसता है तो वो आप क्वेश्चन को आंसर कर लेंगे। बाकी अब यहाँ पे जो आपको यहाँ पे देखना था माइरिस्टेट वाली कहानी आपसे पूछा है तो इसका जो आपका राइट आंसर यहाँ पे बनेगा वो आपका ग्लाइसिन बनेगा। ठीक है, हालांकि पैल्मिटेट के केस में आपका सिस्टीन होता है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये भी बहुत होशियार है, इन्होंने सिस्टीन या सीरीन होता है, हालांकि मोस्टली हम इसमें सीरीन ऑप्शन में दे रखा है बट फिर भी हम मोटा मोटा मारिस्टेट वाले को सही माना गया है। तो जो ग्लाइसिन होगा वो इसका राइट आंसर बनेगा यानी कि 26 क्वेश्चन आईडी है और 101 जो होगा वो इसका राइट आंसर बनेगा। तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी, राइट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ लें। ठीक है, इसके बाद एक और जो कि आपके रिपेयर पाथवे का क्वेश्चन है। डीएनए रिपेयर सिस्टम जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। मैं उसको नहीं कवर कर पाया हूं बट ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपका डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम या बेस एक्सिशन रिपेयर सिस्टम होता है। अब बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत ही बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन है। अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे कि बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम और बेस एक्सटेंशन रिपेयर सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो ऑब्वियस सी बात है डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम का नाम ही इसलिए दिया गया है कि इसमें ऑटोमेटिक जो होता है वो आपके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रिपेयर हो जाते हैं। तो डायरेक्ट रिपेयर रिस्टोर ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ अल्टर न्यूक्लियोटाइड विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है बट ऑटोमेटिक हो जाता है। और जब आप बेस एक्सीशन रिपेयर पाथवे आप पढ़ते हैं तो वहां पे किसी पर्टिकुलर बेस में प्रॉब्लम आती है तो उस बेस को एक्सीशन का मतलब है उसको हटाना और उसके बाद उसमें जो सही बेस होता है उसको हम लाके जोड़ देते हैं। तो यही ऑप्शन देख लो यहाँ पे। वाइल इन द बेस एक्सीजन रिपेयर द सेक्शन ऑफ डीएनए कंटेनिंग द डिस्ट्रॉशन को रिमूव किया जाएगा और करेक्ट बेस को ऐड करके रीसील्ड कर दिया जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी ज्यादा इसमें माथापच्ची नहीं करनी है। 51 क्वेश्चन आईडी है और 201 जो होगा वो इसका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी बेसिक था डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम, बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम, मिसमैच रिपेयर सिस्टम, थोड़ा बहुत देख लेना आसानी के साथ हो जाएगा। और बाकी एक चीज हमेशा याद रखना, बेस एक्सीजन रिपेयर में अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो वहां पे बीटा पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज बीटा का बहुत अच्छा योगदान होता है। तो इसको याद रखिएगा, बी से बेस और बी से बीटा सब यूनिट, ये मैंने आपको रिवीजन के समय रटाया है तो उसको भी याद रखिएगा। बाकी एक आपका थोड़ा सा अनयूजुअल क्वेश्चन मैं कहूंगा जो कि आपके विडाल टेस्ट से पूछा गया है, जो कि आपने पढ़ा होगा। विडाल टेस्ट जो होता है वो वाइडली यूज्ड किया जाता है सीरोलॉजिकल टेस्ट फॉर एंट्रिक फीवर, याद रखिएगा। इसमें अगर आप इसको और टेक्निकली बोलना चाहें तो आप इसको टाइफाइड बोल सकते हैं। ठीक है, टाइफाइड के टेस्ट के लिए हम विडाल टेस्ट करते हैं, सीधा एग्जाम में पूछा जाता है, आईसीएमआर वगैरह में आ चुका है तो आगे से भी ध्यान रखिएगा। ठीक है,
जो कि आपका किस प्रिंसिपल पर आधारित है। तो ये बेसिकली अगर आप इसका मैं एक्सप्लेनेशन मैंने लगा दिया है। तो जो विडॉल टेस्ट होता है इसमें हम एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं जो कि पेशेंट के सीरम में होता है, जो रिएक्ट करता है विद रिस्पेक्टिव एंटीजन इन द रिएजेंट और गिव विजिबल क्लंपिंग यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि आपका बेसिकली एग्लूटिनेशन यहाँ पे प्रोसेस होता है। बाकी डिजीज जो होता है वो आपका साल्मोनेला टाइफी से होता है, तो उसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो इसका प्रिंसिपल है वो आपका एग्लूटिनेशन रिएक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसको याद रख लेना। बाकी विडाल टेस्ट टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला जो है वो ग्राम पॉजिटिव है ग्राम निगेटिव है क्या है, तो वो आपका अपना लुकआउट है, उसको आप देख लीजिएगा। तो 68 का जो राइट आंसर आपका बनेगा वो आपका 270 बन जाएगा। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन जो अभी हमने सेल सिग्नलिंग में आपको कवर कराया है, वहीं से सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि द डार्क करंट इन द रेटिना इज़ ड्यू टू, जब आपकी डार्क रिएक्शन वाली सिग्नलिंग होती है तो वो क्या होता है? तो अगर आपको याद हो, अगर आपको ये डायग्राम अगर आपको याद होगा जो कि लॉटिस में बहुत ही सुंदर बना हुआ है। बेसिकली जब आपका डार्क एडाप्टेशन होता है तो उस समय साइक्लिक जीएमपी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है और ये जो आपके चैनल होते हैं सोडियम और कैल्शियम के, ये आपके क्या होते हैं ओपन होते हैं, जिससे बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं और जैसे ही लाइट पड़ती है तो ये सिग्नलिंग फॉलिक्यूल आपका चलता है जिसमें आपके जी प्रोटीन्स एक्टिव होते हैं। याद आया? और साइक्लिक जीएमपी को क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपकी प्रोटीन्स एक्टिव होती हैं उसके बारे में आप देखिएगा, जो कि फॉस्फोडाइस्टरेज होता है, जो कि आपके साइक्लिक जीएमपी को क्या करता है, जीएमपी में कर देता है, जिससे जब आपका लो साइक्लिक जीएमपी होता है, तो ये जो कंडीशन आती है, ये आपकी क्लोज्ड हो जाती है। तो यहाँ पे कुल मिला के आपके सोडियम और कैल्शियम चैनल की स्टोरी होती है। तो थोड़ा-सा भी याद रहेगा, तो जहाँ पे पोटेशियम चैनल लिखा है, काट दो। सोडियम चैनल यहाँ पे क्लोज़ हो रहे हैं कि ओपन हो रहे हैं, तो चूँकि यहाँ पे डार्क एडाप्टेशन के बारे में पूछा गया है, तो जब डार्क एडाप्टेशन में अगर आप पूछोगे तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे डार्क एडाप्टेशन के बारे में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सोडियम चैनल्स जो हैं वो आपके बेटा ओपन है, राइट? अगर आप इसमें देखना चाहें तो अब मैं इसमें क्या आंसर करूँगा, ओपनिंग ऑफ द सोडियम चैनल इन द आउटर सेगमेंट। तो ये आपका 46 का आंसर बन जाएगा। क्लोजिंग नहीं होगा, ओपनिंग होगा, यानी कि ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल इन द आउटर सेगमेंट ऑफ द फोटोरिसेप्टर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन जो कि आपके एंजाइम सबस्ट्रेट का क्वेश्चन है, जो कि आपके एंजाइम्स में भी हमने आपको वी नॉट, वी मैक्स वाली स्टोरी बता रखी है। सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक आपका एंजाइम है, एएलपी एंजाइम है, जिसकी कैटालिटिक एक्टिविटी मेज़र की गई है। ये इसका सबस्ट्रेट होता है, इसका नाम भी याद रखिएगा, पैरा नाइट्रोफेनाइल फॉस्फेट होता है। केएम आपको दिया है, वी मैक्स आपको दिया है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आपको दिया है और आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या बतानी है, फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इनिशियल वेलोसिटी आपको बतानी है। तो बस आपको मैक्सवेल मेंटन इक्वेशन में ये फॉर्मूला होता है, इसमें आपको वैल्यू पुट कर देनी है। तो वी नॉट आपसे पूछ रहा है, वी मैक्स आपको 100 दिया गया है, सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो 10 दिया गया है। केएम जो है वो अगर मैं बात करता हूँ तो केएम की भी अगर मैं बात करूँ तो वो भी आपको 10 दिया गया है और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है वो आपकी 10 है। तो इसको तोड़ दो, ये आपका 1000 हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा, ये 0 से ये कट जाएगा, 50 आ जाएगा। तो 50 माइक्रोमोलर जो होगा वो इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है और 89 जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो ये फॉर्मूला बेस्ड जो आपके सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इनको तो नहीं गलत करना है। थोड़ा-सा इसमें घुमाएगा तो वो आपके स्वविवेक पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके से आप उनका अप्रोच करते हैं, बट जो आपके सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पे अच्छा कमांड रखिएगा। तो आशा है कि ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन और इसमें आपने काफी नई चीजें भी आपने समझी होंगी, सीखी होंगी। ठीक है? तो समय कम है, कार्य ज़्यादा है, तो इसी तरीके से हम चीज़ों को पढ़ते भी जाएँगे और अपने में नोट डाउन करते जाएँगे। तो कुछ चीज़ें थी जो हमने यहाँ पे इसको समझ लिया है। तो बाकी चैनल को जॉइन करते रहिएगा, टेलीग्राम चैनल पे अपने बात रखिएगा। ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।